हेलो गाइज। पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था कि टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेते हैं। एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसका फोर्थ पाथ गेन है जीएस इक्वल टू 1/ST और यूनिटी नेगेटिव फीडबैक से वह जुड़ा हुआ है, जिसका ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हो, ये रहा, जहाँ पर एक इनपुट सिग्नल RS है, एक समिंग पॉइंट पर आकर आपका नेगेटिव फीडबैक और इनपुट सिग्नल कनेक्ट हो रहा है और आपका फॉरवर्ड पाथ का गेन 1/ST यहाँ पर ब्लॉक में रख रखा है। ये आपका आउटपुट है CS। तो इसके लिए हम सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करते हैं। तो आप जानते हो किसी भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है CS डिवाइड बाई RS इक्वल टू GS डिवाइड बाई 1 प्लस GS इंटू HS। यहाँ पर GS इक्वल टू आपको दे रखा है 1/ST और HS इक्वल टू आपका है 1। तो ये दोनों वैल्यूज रख के हम जब इसका ट्रांसफर फंक्शन सोल्व करते हैं तो ये आपका आता है CS डिवाइड बाई RS इक्वल टू 1/ST प्लस 1। ये हमने लास्ट वीडियो में भी सोल्व किया था। तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। इसके बाद हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, जब आपको वैल्यू निकालनी हो CS की तो आप CS इक्वल टू लिख सकते हो, RS को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इस साइड में तो हो जाएगा 1/ST प्लस का 1 इंटू RS। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका हो गया CS इक्वल टू 1/ST प्लस 1 इंटू RS। यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन में जो S की मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। ये पहले मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे जो CS है वो आपके आउटपुट सिग्नल का लाप्लास है, RS आपके इनपुट सिग्नल का लाप्लास है और जो T है वो है टाइम कॉन्स्टेंट। ये क्या होता है हम ये आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। तो यदि आपको किसी भी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स निकालना है तो उसके कुछ एक स्टेप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप किसी भी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले दिए गए सिस्टम के लिए आप क्या ज्ञात करोगे, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करने के बाद आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है कि किसी भी सिस्टम के आउटपुट का लाप्लास डिवाइड बाई इनपुट का लाप्लास आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफर फंक्शन। ये ज्ञात करने के बाद आप RS को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हो, CS। ये आपकी सेकंड स्टेप हो गई, CS निकाल लिया आपने। CS निकालने के बाद आपको जिस भी सिस्टम का वो रिस्पॉन्स निकलाएगा उसमें ये कहेगा कि इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालो, स्टेप रिस्पॉन्स निकालो, अर्थात आपको इनपुट सिग्नल देगा। तो जो भी आपको इनपुट सिग्नल RT दिया है उसका आप क्या करोगे, लाप्लास लोगे, जो आपके पास आएगा RS। ये आपने स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल में पढ़ा था कि उनका लाप्लास क्या होता है, और वो किसी भी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स निकालने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल ही देगा। अब आपके पास जो भी CS की पहले इक्वेशन आई थी उसमें आप RS की वैल्यू जो भी आपके पास आ रही हो आफ्टर लाप्लास वो आप पुट कर देना। उसके बाद क्या करोगे, यदि आपका उसका डायरेक्ट इनवर्स लाप्लास हो रहा हो तो अच्छा है, और नहीं हो रहा हो तो बहुत सारी कंडीशन में हमें पार्शियल फ्रैक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। और पार्शियल फ्रैक्शन की यदि जरूरत है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और यदि पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है तो हम उसका क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, CT। और वह CT आपका क्या होगा, टाइम रेस्पॉन्स। अर्थात यदि किसी भी सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स निकालना तो आपको सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, फिर उसकी सहायता से CS निकालोगे, इनपुट सिग्नल RT का लाप्लास निकालोगे जो आपको RS मिलेगा, RS की वैल्यू CS में पुट करोगे और उसके बाद उसका इनवर्स लाप्लास ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स। तो हम अब पढ़ते हैं सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, आपके इनपुट सिग्नल पे आपको क्या दिया है, इम्पल्स यानी कि डेल टी। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, CS डिवाइड बाई RS इक्वल टू होता है 1/ST प्लस 1। तो यहाँ से CS आ जाएगा, RS को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा CS इक्वल टू 1/ST प्लस का 1 इंटू RS। अब आप क्या करोगे, इनपुट सिग्नल जो आपको दे रखा है उसका लाप्लास, इनपुट सिग्नल आपको दे रखा है RT इक्वल टू डेल टी इम्पल्स सिग्नल, इसका जब लाप्लास लोगे, लाप्लास ऑफ RT इक्वल टू लाप्लास ऑफ डेल टी, तो आपका लाप्लास ऑफ RT हो जाएगा RS, और डेल टी का आपने इम्पल्स का रिस्पॉन्स का इम्पल्स स्टैंडर्ड सिग्नल का आपने लाप्लास निकाला था वो आपका आया था 1, तो RS इक्वल टू आपका हो गया 1। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम RS इक्वल टू 1 रख देंगे,
तो आपके पास नई इक्वेशन आ गई सी एस इक्वल टू 1/ST प्लस का 1/1। तो यहाँ पे आपकी जो सी एस है वो हो गया 1/ST प्लस 1। अब देखो, अब हम इसका अगर इन्वर्स लेने की कोशिश करें तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे इसकी इन्वर्स आ सके। तो हम क्या करेंगे, इसमें से t को कॉमन ले लेंगे। तो नीचे से जब t कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका बच गया s, यहाँ पे t नहीं है तो t डिवाइड में चला जाएगा, तो प्लस का 1/t। तो आपका सी एस इक्वल टू हो गया 1/t ब्रैकेट s प्लस 1/t। अब हम इसका लाप्लास लेंगे, तो इसका लाप्लास लेंगे तो आप देखोगे सी एस का तो आपका हो जाएगा सी टी, 1/t कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर ऐसा का ऐसा आ गया, और 1/s प्लस 1/t का आपका हो जाएगा e की पावर माइनस का t/t, क्योंकि आप जानते हो e की पावर माइनस at का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है 1/s प्लस a। तो इसका जब इनवर्स लाप्लास लोगे तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस का at, जहां पर आपके a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1/t। तो इसलिए इसका लाप्लास क्या हो गया e की पावर माइनस का t डिवाइड बाई t। या अगर आप इसको ऐसा भी करना चाहो, आपको पता है कि 1/s प्लस a का जो इनवर्स लाप्लास होता है e की पावर माइनस का at होता है। तो a की वैल्यू क्या है 1/t, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का 1/t इंटू स्मॉल t। तो ये आपका ये आ जाएगा e की पावर माइनस का t डिवाइड बाई t। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑर्डर का इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया सी टी इक्वल टू 1/t इंटू ई की पावर माइनस का स्मॉल t डिवाइड बाई कैपिटल t। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे। t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो e की पावर हो जाएगी 0, यदि किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ 1/t मल्टीप्लाई 1, तो आपका सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या आ गया, जब t इक्वल टू 0 है तो उस पर आ गया 1/t। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डिनोट कर लिया। अब डायरेक्ट मैं इसका लास्ट पॉइंट निकाल रहा हूँ, यदि आप t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो हो जाएगा e की पावर माइनस का इन्फिनिटी, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/e की पावर इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो आपका सी टी क्या हो जाएगा, आपका सी टी इक्वल टू हो जाएगा 0 व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब जैसे जैसे समय आपका इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपका जो सिस्टम का रेस्पॉन्स है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा 0 पे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सारे वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन जो आप जानते हो अच्छे से, सी एस डिवाइड बाई आर एस इक्वल टू 1/ST प्लस का 1। तो सी एस इक्वल टू हो गया 1/ST प्लस का 1 इंटू आर एस को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर आ गया। अब आप जानते हो कि यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा, मतलब आर टी इक्वल टू क्या दिया 1। जब इसका लाप्लास लेोगे लाप्लास ऑफ आर टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1, तो आर टी का हो गया आर एस और 1 का लाप्लास होता है 1/s। तो आपका लाप्लास क्या आ गया आर एस इक्वल टू 1/s। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो आपका आ जाएगा सी एस इक्वल टू 1/ST प्लस 1 इंटू 1/s। तो आपका सी एस आपको मिल गया यहाँ पर 1/s ब्रैकेट एस टी प्लस का 1। अब इसका आप डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे कोई फॉर्मूलेज नहीं होते जिनकी वजह से आप इसका डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास ले सको। तो हम पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे ताकि इसका इनवर्स लाप्लास लिया जा सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ सी एस। इसके क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके देखिए पार्शियल फ्रैक्शन करना आसान है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए मैंने क्या किया, ये आपका था 1/s ब्रैकेट एस टी प्लस 1, इसको मैंने दो टुकड़ों में लिख दिया, a डिवाइड बाई एस प्लस का b डिवाइड बाई एस टी प्लस 1। अब इसको सोल्व करके a और b की वैल्यूज ज्ञात करेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा s इंटू ए ब्रैकेट एस टी प्लस का 1। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपका जाएगा a एस टी प्लस का 1 प्लस का b s। नीचे से दोनों की पावर टर्म इक्वल हैं, यानी डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया a ब्रैकेट एस टी प्लस 1 प्लस का बी एस इक्वल टू 1। अब आप क्या करोगे, s की टर्म्स को एक जगह और कांस्टेंट टर्म को एक जगह। तो आपका यहाँ पे a इंटू एस टी प्लस का बी एस, एस कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया ए टी प्लस का b इंटू एस प्लस का a इक्वल टू 1। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड में कंपेयर करोगे कि कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के इक्वल और s की जो टर्म है वो s के इक्वल। तो यहाँ देखोगे कांस्टेंट टर्म है a और इधर कांस्टेंट है 1, तो आपका a इक्वल टू डायरेक्ट आ गया 1।
अब दूसरी कंडीशन में आप देखोगे इधर s की कोई भी टर्म नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि 0 इंटू एस, मतलब s की टर्म क्या है 0, तो आपका क्या जाएगा ए टी प्लस का b इक्वल टू 0। अब आपने a की वैल्यू अभी निकाली तो क्या है 1, तो यहाँ पे रखोगे 1, तो 1 इंटू टी, टी प्लस का b इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका जाएगा b इक्वल टू माइनस का t, तो आपकी a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई माइनस का t। ये दोनों वैल्यूज मैं वापस यहाँ रख देता हूँ, तो आपके पास जो नई इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी 1 अपॉन एस, आपकी जो नई इक्वेशन है वो है 1 अपॉन एस माइनस का 1 टी डिवाइड बाई एस टी प्लस का 1। अब मैं क्या करूँगा, नीचे से t मैंने कॉमन ले लिया फिर से, तो t यहाँ से कॉमन आने पे यहाँ तो हो गया s प्लस का 1 अपॉन टी, और ऊपर नीचे t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो सी एस आपको अब मिलेगा वो सी एस इक्वल टू इस फॉर्म में आ गया, सी एस इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस का 1 अपॉन एस टी प्लस का 1 अपॉन टी। तो इसका हम इजी वे में इनवर्स लाप्लास ले सकते हैं, तो मैं दोनों तरफ इसका इनवर्स लाप्लास ले लूँगा, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ऑन बोथ साइड। तो आप क्या करोगे, सी एस का आपका लाप्लास हो जाएगा सी टी, 1 अपॉन एस का जब इनवर्स लाप्लास लोगे तो हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का लाप्लास क्या होता है 1 अपॉन एस। इसी तरह 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टी का जब लाप्लास लोगे, ये भी हमने लिया था थोड़ी देर पहले, तो हो जाएगा 1 ई की पावर माइनस का टी डिवाइड बाई टी। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स आ जाता है सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर स्मॉल टी डिवाइड बाई टी। तो ये आपका आ गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। अब हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसके लिए कुछ एक वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले जब आपका स्मॉल टी इक्वल टू कितना हो 0, जब स्मॉल टी इक्वल टू 0 होगा तो ई की पावर 0, मतलब ई की पावर 0 क्या हो गया आपका 1, तो यहाँ से सी टी आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कि जब आपका t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है, तो आपका सी टी भी कितना है 0। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, ये आपका एक्स एक्सिस है जिस पे आपने t ले लिया, ये y एक्सिस है जिस पे आपने रेस्पॉन्स ले लिया सी टी। अब सबसे पहले आपने t इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाली, तो सी टी की वैल्यू आ रही है आपकी 0। नेक्स्ट आप क्या करोगे, स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल टी लोगे, स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस का 1। ई की पावर माइनस 1 को जब आप कैलसी से सोल्व करोगे और 1 में से माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.632 के आसपास, या आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा आपका 63.2%। तो आपकी वैल्यू आ गई 0.63। तो यहाँ पर मैंने इसको डिनोट कर लिया, ये कहीं पे t इक्वल टू टी पे ये वैल्यू आ रही है। इसी तरह आप जब t इक्वल टू 2t रखोगे तो आपकी वैल्यू आती है 0.86, तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पे कर लिया। t इक्वल टू 4t रखोगे तो आपकी इसकी वैल्यू आती है 0.98। तो इस तरह से मैंने इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो आप देखोगे कि जब t इक्वल टू 0 रखा तो इसकी वैल्यू 0, t इक्वल टू कैपिटल T रखा तो इसकी वैल्यू 0.632, और इसी को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। इसी को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। जब t इक्वल टू कैपिटल T है तो ये आपका कहलाता है टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी सिस्टम की फाइनल वैल्यू का 63.2% पहुंचने में लगा समय टाइम कांस्टेंट कहलाता है। दूसरी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी सिस्टम के द्वारा लिया गया वह समय जिसमें वह फाइनल वैल्यू का 63.2% प्राप्त कर लेता है, वह टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इसी तरह t इक्वल टू जब 2t रखा आपने तो उसकी वैल्यू आ गई 0.88, और जब आपने t इक्वल टू 4t रखा तो आपके पास 98% तक आप पहुंच गए। इसी को हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। इस t इक्वल टू जब 4t रखते हो तो उसको हम कहते हैं ts, सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम वह समय होता है जिसमें सिस्टम सेटल हो जाता है और अपनी फाइनल वैल्यू का 98% अचीव कर लेता है। और साथ ही ये भी बता दूं कि इस समय से पहले का जो रिस्पॉन्स होता है वो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहलाता है, और इसके बाद का जो रिस्पॉन्स है वो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहलाता है। अब हम देखते हैं लास्ट कि इफेक्ट ऑफ टाइम कांस्टेंट, यानी कि सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है
उस पे टाइम कांस्टेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे आपका सिस्टम का रेस्पॉन्स है। यहाँ मैंने डिफरेंट टाइम कांस्टेंट लिए हैं T1, T2, T3, T4 और 4 सिस्टम लिए S1, S2, S3 और S4। तो मैंने पहले के लिए बनाया, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और चौथे के लिए। इस तरह तो मैंने चारों के लिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स बना दिया। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो T1 है वो सबसे कम है, उसके बाद T2 उससे ज़्यादा, T3 उससे ज़्यादा, T4 उससे सबसे ज़्यादा। तो आप देखोगे कि जिस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट सबसे कम है वह सबसे पहले अपनी फाइनल वैल्यू पर पहुंच रहा है। जिसका टाइम कांस्टेंट कुछ ज़्यादा है वो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसका टाइम कांस्टेंट उससे भी ज़्यादा है तो उसको और ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जिसका सबसे ज़्यादा टाइम कांस्टेंट है उसको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप कह सकते हो यदि किसी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कम है, टाइम कांस्टेंट कम है तो वह सिस्टम ज़्यादा फास्ट होगा। क्या होगा? ज़्यादा फास्ट होगा, वह जल्दी से जल्दी अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव करेगा। यदि किसी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट हाई है या ज़्यादा है तो वह सिस्टम क्या होगा? स्लो होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।